मार्केट की महारथी में आपका स्वागत है और आज हमारे इस खास सेगमेंट में विस्तार से बातचीत करने के लिए बाजार के जाने माने दिग्गज सहगल कैपिटल के फाउंडर अंशुल सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नमस्कार मानसी, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बिल्कुल अंशुल जी, अब बिगर अनाउंसमेंट जो कि मच अवेटेड था अक्रॉस द ग्लोब, सभी की नजरें थी रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट्स पर और ये अनाउंसमेंट्स होते हुए दिख भी चुके हैं। ऑन द फेस ऑफ इट जो अनाउंसमेंट हुए हैं, हमारे प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर नेशंस की अगर बात करें, उनके मुकाबले भारत पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो कम है। डू वी सी दिस एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इकोनॉमी पर? इसका असर, आपकी टेकअवेज क्या है, आपकी रीडिंग क्या कहती है? मानसी, इसमें दो तरीके से हमें टैरिफ्स को देखना चाहिए। एक तो ये है कि जो आपने बात कही कि हमारे पे रेसिप्रोकल टैरिफ्स कम लगे हैं बनिस्बत जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनके, तो वो ही एक तरह से हमारे लिए पॉजिटिव है। दूसरा, अगर आप देखें तो जहां वियतनाम का एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट टू यूएस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कुछ 50% है, हमारे केस में एक्सपोर्ट टू यूएस ओनली 2% ऑफ आवर जीडीपी है। तो आप अगर इसका उस लिहाज से भी इम्पैक्ट देखें हमारी जीडीपी पे, तो वो बहुत छोटा इम्पैक्ट है, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। अब अगर इसको कंपेटिटिव परिवेश में देखें तो इसमें ये बड़ा क्लियर है कि अगर इंडिया अपना कंपेटिटिव लैंडस्केप बेटर कर देता है, इसका मतलब है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इम्प्रूव करता है, हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, हमारी जो हायर एंड प्रोडक्ट्स बनाने की कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, तो ये जो टैरिफ्स हैं ये इंडिया के लिए काफी फेवरेबल होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। तो एक तो ये बात हो गई। और दूसरी तरफ अगर मार्केट के लिहाज से इसको देखा जाए तो हम मानसी, आप और मैं मार्केट में कई साल से हैं और हमने एक सेइंग मार्केट में कई बारी सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी। वो सेइंग ये है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। इसका मतलब ये है कि कोई अच्छी न्यूज आने वाली है तो उसको रूमर पे खरीद लीजिए, और जब न्यूज आ जाए तो वो बहाव में होगी तो तब स्टॉक को बेच दीजिए। वही चीज नेगेटिव न्यूज पे भी काम करती है, सेल ऑन रूमर बाय ऑन न्यूज। अभी रूमर ये था या अब बातचीत ये चल रही थी कि टैरिफ्स आएंगे, पता नहीं कितने खराब होंगे मार्केट्स के लिए और वो सब। और इसके चलते पिछले 2-3 महीने में तो बहुत ही करेक्शन हुआ, बट पिछले 6 महीने से करेक्शन मार्केट में चल रहा था। अब वो न्यूज भाव में है, आ चुकी है। इसके बाद कितना डाउनसाइड होगा वो हर एक इन्वेस्टर को इंडिविजुअली सोचना है। हमारा ये मानना है कि यहाँ से बाय एंड लार्ज हमारा करेक्शन हो चुका है और यहाँ से इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज काफी लुक्रेटिव बन चुकी है, जिनमें अगले 2 से 3 साल में बहुत पैसा बनेगा। ठीक है, अगले 2 से 3 साल का व्यू भी अंशुल जी ने दे दिया और उन्होंने ये भी कहा कि ये टैरिफ फेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल इस सेंस में कि बाकी देशों पर अगर ज़्यादा टैरिफ है, भारत पर थोड़ा रिलेटिवली कम टैरिफ है, तो हो सकता है कि यहाँ की कंपनीज को बेनिफिट भी करे। और बाजार में देखिए क्या ना, बाजार सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है सेंटिमेंट के लिहाज से भी और प्राइस के लिहाज से भी। निफ्टी में गिरावट कितनी रह गई है? सिर्फ 50 अंकों के आसपास की, और निफ्टी बैंक में 50 अंकों के आसपास की तेजी होगी। लोअर लेवल से करीब 450 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी आ गई है। अंशु जी, चलिए, रेसिप्रोकल टैरिफ वाले आपने बहुत ही संक्षेप में बहुत अच्छे से आपने गाइड कर दिया हमारे दर्शकों को। बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। अब जरा अर्निंग्स पे आते हैं, क्योंकि अगला जो बड़ा ट्रिगर होगा ठीक 1 हफ्ते बाद टीसीएस के नतीजों से उसकी बिग बैंग शुरुआत हो जाएगी। अगर हम Q3 की अर्निंग की बात करें, सेकेंड हाफ बहुत शानदार रहा है, Q4 से उम्मीदें भी हैं। आप अर्निंग सीजन को किस तरह से देख रहे हैं और आपके हिसाब से जो 2-3 की सेक्टर्स हैं जहां पर खास नजर होनी चाहिए, वो कौन से होंगे? अभिषेक, गुड मॉर्निंग, ऑलवेज अ प्लेजर। तो अगर आप अर्निंग्स की बात करें तो उसको सिर्फ एक क्वार्टर के नजरिए से देखना नहीं चाहिए। आप उसको पिछले करीब 3 या 4 क्वार्टर्स और उसका जो ट्रेंड है उस लिहाज से अगर देखेंगे तो आपको एक बड़ी पिक्चर नजर आएगी। वो पिक्चर ये है कि पिछले 3-4 क्वार्टर से हमारे देश में जनरल इलेक्शन की गर्मी चल रही थी और जनरल इलेक्शन के बाद 2-3 बड़े महत्वपूर्ण इलेक्शन थे जिनकी भी गर्मी चल रही थी।
इस वजह से हमारी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, वो थोड़ी सी थम गई और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल जीडीपी पे आया और उसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे भी आया, जिस वजह से 2-3 क्वार्टर की अर्निंग्स थोड़ी सी वीक रही। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब एकदम ही फॉल ऑफ अ क्लिफ हुआ, लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से वीक थी और पिछले सालों में इतनी तेज अर्निंग ग्रोथ हुई थी कि अभी पिछले 2-3 क्वार्टर में उसको हम मैच नहीं कर पाए। ये होने के बाद अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट इलेक्शन हो चुका है, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग वापस चालू कर दी है, और जो लिक्विडिटी टाइटनिंग भी थी मार्केट में, वो भी आरबीआई ने ओपन कर दी है। पिछले कुछ दिनों में नए आरबीआई गवर्नर ने एक मिशनरी जील से थोड़ा सा लिक्विडिटी सिस्टम में डाली है। लिक्विडिटी ना होना, अर्निंग्स ना होना, ये स्मॉल एंड मिड कैप्स के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि उनको इनका सहारा चाहिए होता है ऊपर चढ़ने के लिए। और अगर उनकी वैल्यूएशन वैसे ही महंगी हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, उसमें तो फिर करेक्शन नियरली श्योर होता है। वो चीज हमारे मार्केट्स ने देख ली। यहां से हमें लगता है कि अर्निंग्स बॉटम हो गई है। फरवरी या पता नहीं मार्च, फरवरी का शायद डेटा आया है पीएमआई का, विच इज अ 12 मंथ हाई, 58 पॉइंट्स का पीएमआई डेटा आया है, दैट इज अ 12 मंथ हाई, विच टेल्स यू कि रिवाइवल स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ लिक्विडिटी भी आ गई है। हमें ये लगता है कि यहाँ से आगे अर्निंग्स रिबाउंड होनी चाहिए और जो हम कंपनी से भी बात कर रहे हैं उनमें भी यही सुनने में आ रहा है कि मे बी एक क्वार्टर की और वीकनेस है, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर अर्निंग्स रिबाउंड होनी चाहिए। ये बहुत पॉजिटिव है। और जहां आपने सेक्टर्स की बात की, हमें लगता है कि आगे आने वाला समय कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वैल्यू रिटेल के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनफैक्ट अगर आप इस क्वार्टर के भी जो प्रिलिमिनरी नंबर्स आए हैं वैल्यू रिटेल के, अगर वो देखें, कोई कंपनी 40% रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, कोई कंपनी 60% रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, जो कंपनी वीक ग्रोथ कर रही है उसका भी अर्निंग ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ 15 से 18% का है। तो वैल्यू रिटेल में हमें स्ट्रेंथ डेफिनेटली दिख रही है और ये कैरी फॉरवर्ड कर रही है 1-2 क्वार्टर पीछे से। और इसके अलावा कैपिटल गुड्स, जहां पे हमने देखा कि पिछले 6-1 महीने में काफी प्राइस करेक्शन हो गया है, उस स्पेस में भी हमें टेलविंड्स दिख रहे हैं अर्निंग्स के। केमिकल्स में 2 या 3 साल से वीकनेस थी, ग्लोबल वीकनेस थी, वो वीकनेस अभी वापस हो रही है। ग्लोबल कंपनीज के जो रिजल्ट आए हैं उनमें वो कंपनीज कह रही हैं कि हमारी अर्निंग्स रिबाउंड कर रही है और वो चीज इंडिया में भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। ये कुछ सेक्टर्स हैं अदर देन ऑफ कोर्स बैंकिंग, जहां पे हमें टेलविंड्स दिखते हैं। ठीक है अंशुल सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। अब एक आखिरी क्वेश्चन मैं भी पूछ लेता हूँ आपसे, बातचीत करके अच्छा लगता है। आज फार्मास्यूटिकल्स 4% ऊपर है। मेरे को तो याद भी नहीं है कि कोई ऐसा दिन था कि जब फार्मास्यूटिकल का इंडेक्स 4% ऊपर होगा और वो भी पहले 1 घंटे में ऊपर हो जाएगा। ऐसी कौन सी दवा की ज़रूरत आन पड़ी, है ना। लेकिन फिर भी आप फार्मास्यूटिकल की इस बढ़त को या इस तरह की पोजीशनिंग को कैसे रेट करते हैं? आउट ऑफ 10 बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में है, वैल्यू हंटिंग की जा सकती है, या फिर ये ओवरबॉट है, वैल्यू हंटिंग नहीं करनी चाहिए? फार्मा, डिप्टी भाई गुड मॉर्निंग, बहुत ऑलवेज अ प्लेजर। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि फार्मा एज अ सेक्टर एक बहुत ही ऑल एनकम्पसिंग सॉर्ट ऑफ सेक्टर है। फार्मा के अंदर ग्लोबल जेनरिक्स भी आ जाता है, डोमेस्टिक जेनरिक्स भी आ जाता है, ब्रांडेड जेनरिक्स, इसमें सीडीएमओ भी आ जाता है, हेल्थ केयर में अगर हॉस्पिटल्स ने वो भी आ जाता है, मेडिकल इक्विपमेंट भी आ जाता है। ये सब अलग अलग इनके पैरामीटर्स होते हैं ग्रोथ के। हमें ये लगता है कि एक तो यूएस जेनरिक्स में कई साल की मंदी के बाद तेजी आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि वहां पे जो भाव है मेडिसिन के, वो रॉक बॉटम पे है, यहाँ से नीचे नहीं जा सकते। और यहाँ से अगर नीचे नहीं जा सकते तो भाव अगर यहाँ भी रहे तो वॉल्यूम ग्रोथ इन कंपनीज को बेनिफिट करेगी। पिछले कुछ सालों में इनमें भाव हर साल 10-12% नीचे जाते थे,
इस वजह से इन कंपनीज ने कुछ खास किया नहीं, इनके स्टॉक्स ने। अब वो साइकिल रिवर्स हो रहा है और इसलिए हमें लगता है कि यूएस जेनरिक स्पेस काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जेनरिक स्पेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बात करें अगर डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक्स की, उसमें भी हमें स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। जो एमएनसी फार्मा कंपनीज हैं डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक्स में, उन्होंने कई साल का कंसोलिडेशन देख लिया है और हमें ये लगता है कि वहां पे उनके जो ब्रांड की वैल्यू है वो स्टॉक भाव में दिखने लगेगी आगे चल के। और एक स्पेस जो कि हमें काफी इंटरेस्टिंग लगती है फार्मा में, वो है मेडिकल इक्विपमेंट और लेबोरेटरी इक्विपमेंट। हमें ये लगता है कि इंडिया को ये टैरिफ्स का और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स का सबसे बड़ा फायदा सीडीएमओ स्पेस में होगा। जो इंडस्ट्री ग्लोबली 145 से 50 बिलियन डॉलर की है और इंडिया में वो केवल 2 से 3 बिलियन डॉलर का उसका बिजनेस आता है, वो अगर 2-3 बिलियन डॉलर 2-3% इंडिया की तरफ शिफ्ट होता है तो इंडियन सीडीएमओ इंडस्ट्री डबल हो जाती है। और अगर ये डबल होती है तो ऑफ कोर्स कंपनी सीडीएमओ कंपनीज को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट कंपनीज है उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनकी मार्केट नियरली डबल हो जाती है और इसमें हम ग्लोबल मार्केट तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ स्पेसेस हैं जिनके अंदर हमें तेजी दिखती है और फार्मा में, और फार्मा एज अ सेक्टर वैसे भी सिक्लिकली मतलब इंक्लाइंड नहीं होता है, उसको जो इकोनॉमी में हो रहा है उस सब से कोई ज्यादा लेना देना होता नहीं है। इस वजह से भी लोगों का रुझान फार्मा की तरफ रहेगा। फार्मा इंटरेस्टिंग सेक्टर है डेफिनेटली। एब्सोल्युटली सेकंड द थॉट। फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन सीडीएमओ द हिडन जेम, इसको भी आपने टच बेस किया, थैंक्स फॉर दैट। चाइना पर रेसिप्रोकल टैरिफ इम्प्लीकेशन और उसका इम्पैक्ट इन अदर कंट्रीज किस तरह का होगा, इस पर एक टेक जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए यूएस के कदम का चीन ने फिलहाल विरोध तो किया है। चीन पर टैरिफ 30% से बढ़कर 54% किए गए हैं और अपने हितों के लिए चीन कदम उठाएगा, ये ताज़ा अपडेट हमें मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चाइना यूएस के साथ ट्रेड नहीं कर पाएगा तो अन्य देशों की तरफ फोकस करेगा। हाउ मच ऑफ अ कंसर्न डू यू थिंक इट इज? ये डेफिनेटली कंसर्न तो है, लेकिन अगर आप बाकी कंट्रीज देखें और मतलब अगर इसको चाइना के परिवेश में देखें, चाइना यूएस के परिवेश में देखें, तो इतने साल में, पिछले 30 साल में अगर आप देखें यूएस की मैन्युफैक्चरिंग बाय एंड लार्ज 100% चाइना की तरफ जा चुकी है। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि यूएस का करंट अकाउंट डेफिसिट बलून कर गया है क्योंकि उनकी इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग रही नहीं, और चाइना का करंट अकाउंट सरप्लस बलून कर गया है क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना की तरफ आ गई। अब अगर आप सिर्फ इस नजरिए से देखें तो जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है उसकी करेंसी डेप्रिशिएट करनी चाहिए, और जिसका करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ा है उसकी करेंसी अप्रिशिएट करनी चाहिए। हुआ बिल्कुल उल्टा है, चाइना की करेंसी डेप्रिशिएट की है और यूएस की करेंसी अप्रिशिएट की है। अब यूएस इसी चीज को रीसेट करना चाहता है, अपनी करेंसी की ओवर वैल्यूएशन को कम करना चाहता है और चाइना की करेंसी की अंडर वैल्यूएशन को बढ़ाना चाहता है। अगर वो इस चीज में सफल हो जाता है तो चाइना के एक्सपोर्ट्स ना सिर्फ यूएस के लिए ठीक भाव पे जाएंगे, बट वो करेंसी अप्रिसिएशन की वजह से वो दूसरी कंट्रीज पे भी जो उसके एक्सपोर्ट्स हैं वो ठीक भाव पे जाएंगे। और इसका मतलब ये होगा कि जो लोकल करेंसीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो चाइना के अगेंस्ट कंपेटिटिव हो जाएगी। ये जो टैरिफ्स है ये चाइना के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है हमारे नजरिए से, क्योंकि चाइना डिपेंड करता है यूएस पे सबसे ज्यादा अपने एक्सपोर्ट्स के लिए। और इन एनी केस चाइना अगर यूएस से सेम प्रोडक्ट के 4 रुपए लेता है तो वो इंडिया में 4 रुपए में बेच नहीं सकता है, क्योंकि इंडिया के पास वो परचेजिंग पावर नहीं है। इंडिया में उसको आने के लिए 2 या 3 रुपए लाना ही पड़ेगा अपना प्रोडक्ट, और उससे भी कॉम्प्लेक्सिटी चाइना के लिए बढ़ जाती है।
हमें ये लगता है कि ऑफ कोर्स थोड़ा पर्कुलेशन बाकी कंट्रीज की तरफ भी होगा एक्सपोर्ट्स का, लेकिन इंडिया अपने को इसमें मैनेज कर लेगी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने अंशुल जी सारे का सारे सिनेरियो समझाए और किस तरह से ये पूरी अब जो एक तरह से ट्रेड को लेकर टेंशन जो बढ़ी है रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद भारत कैसे बेनिफिशियरी हो सकता है, इस पर भी आपने अच्छे से गहराई से आपने जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर, आज फिर से जुड़ने के लिए, फिर से जल्दी मुलाकात होगी।